नमस्कार छात्रों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। विज्ञान में भी जो सबसे अधिक पूछा जाता है जीव विज्ञान। जितना भी वनडे कंपटीशन एग्जामिनेशन होता है एक दिवसीय वाले में, उसमें साइंस में का वेटेज जो होता है सबसे अधिक होता है, राइट। और साइंस में भी जीव विज्ञान के क्वेश्चन लगभग एसएससी जैसे पेपर में आप प्रीलिम में देखेंगे तो इसका एवरेज होता है 4 से 6 क्वेश्चन। ओके, तो प्रथम दिवस हम जीव विज्ञान की स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम ही है जीव विज्ञान, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करें। किसका अध्ययन करें? जीवन का। अब प्रश्न उठता है, सर जीवन होता क्या है? कैसे जैसे छोटा बच्चा हो या कोई आपसे पूछे कि सर जीव विज्ञान का अध्ययन तो किया जा रहा है, लेकिन जीव विज्ञान में होता क्या है, कैसे पहचानेंगे हम कि कोई प्राणी जीवित है, उसको प्राणी बोला जाए, या वह एक निर्जीव है? क्योंकि उन्हीं का अध्ययन होगा जो जीवित होंगे, उसी को जीव विज्ञान बोलेंगे। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि जीव विज्ञान में यानी जीवन या बोला जाए लाइफ, उसी ही सब्जेक्ट को या उसी व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत कोई एक बॉडी अपने ही जैसे दूसरी बॉडी को उत्पन्न कर सके। जैसे मान लीजिए कि त्वचा में कहीं पर कोशिका में या त्वचा में कहीं कोई कट लग जाता है, या किसी कारण हमारा जैसे कोई हेयर है, नेल है, या कहीं कुछ ये टूटता है या कट लग जाता है, तो देखा होगा कुछ दिन के बाद वो वापस हील कर लेता है। इट मीन्स कि वो पुनः वो घाव भर जाता है। इसको कहते हैं बेटा पुनर्उत्पादन की क्षमता, यानी रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन। अब हमारा शरीर जब तक हम जीवित हैं, हमारा शरीर रिप्रोड्यूस करेगा। ओके, रिप्रोड्यूस मतलब ये होता है कि संतान उत्पत्ति करना। इसका मतलब होता है कि अपने ही जीव जैसी कोशिकाओं को बना देना। सपोज दैट ये बोर्ड है, ये बोर्ड बना हुआ है किसका? बहुत से एलिमेंट है, लेकिन इसमें वस्तुतः मुख्य रूप से लगा हुआ है लकड़ी का, वुड का प्रयोग है। परंतु अगर इस बोर्ड में कहीं डेंट लग जाए तो ये आप अपने आप को पुनर्उत्पादित नहीं कर पाएगा, यानी उसको उस डेंट को भर नहीं पाएगा। वस्तुतः हम एक पौधे को देखते हैं, अगर उसमें किसी डाल को आप काट दीजिए, छाट दीजिए, तो वह शाखा पुनः क्या हो जाती है? निर्मित हो जाती है ना। वहां से ही दूसरा किला निकलता, वो पुनः निर्मित हो जाती है। परंतु अब ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात वही जीवित कहलाएगा जो अपने जैसे दूसरी उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। और ऐसे ही क्षमताओं का अध्ययन हम जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, बायोलॉजी क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द है बायोस और दूसरा है लॉगोस। बायोस और लॉगोस क्योंकि अलग अलग विषय, अलग अलग भाषा के शब्द हैं और इनको जोड़ा गया है। ठीक, बायो माने होता है बेटा जीवन अर्थात लाइफ, और लोगोस माने होता है अध्ययन अर्थात स्टडी। तो इसको हम देखा जाए तो विज्ञान की वह शाखा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करें, उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया? मैंने जैसे बोला थोड़ी देर पहले कि अलग अलग भाषाओं के लोगों ने इसका प्रयोग किया। तो फ्रांस के एक जीव वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लेमार्क, और जर्मनी के एक थे बेटा ट्रेविनियस। तो इन दोनों के द्वारा इस शब्द को गढ़ा गया, या बोला जाए सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग विज्ञान में किया गया एवं इसे एक नाम प्रस्तुत किया गया। राइट, बात समझाइए यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ तक हम देखते हैं। तो यह जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करें, यानी सजीवों का अध्ययन करें, बोला जाए जीवन का अध्ययन हो, उसे बायोलॉजी कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग किन लोगों ने किया? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस और जर्मनी के दो वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। अगला पार्ट आता है बायोलॉजी साइंस की शाखा के रूप में अरस्तु द्वारा स्थापित किया गया। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो एक ग्रीक दार्शनिक हुए थे, नाम था अरस्तु, इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल कहते हैं। तो भैया जैसे आज लोग होते हैं ना, देखा होगा ये जो रील्स वगैरह होती है, या आप लोग कहते हैं भैया मेरे कितने फॉलोवर हुए, मेरे इतने फॉलोवर हुए, मेरा तो कोई फॉलोवर नहीं है ना। तो जैसे जैसे हम भी स्थापित होंगे तो फॉलोवर बनते जाएंगे। तो प्रथम दिन तो यही कहा ही जा सकता है, उम्मीदों के कहते हैं कि आसमां तो बहुत ऊंचा है लेकिन उम्मीदों के पर हमारे भी हैं, है ना। गहरा समुद्र कितना भी हो तैर कर हमने सीखा है। तो भैया आसमां कितना भी ऊंचा हो, अगर पंख हमारी उम्मीदों के हैं तो एक ना एक दिन हम उड़ना सीख ही लेंगे। समुद्र कितना भी गहरा हो, अगर तैरना आता है तो एक ना दिन हम उसको पार कर ही लेंगे।
तो इसीलिए इसी उम्मीद के साथ हम भी सोचते हैं। तो अरस्तु क्या थे भैया, कि ये दार्शनिक हुआ करते थे, और दार्शनिक क्या करते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे। ज्ञान कैसा ज्ञान, जैसे सपोज दैट आज तुम्हारे पास जैसे आप पढ़ रहे हैं, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके पास नॉलेज के लिए बहुत कुछ है, बुक्स है ना, आपके पास नेट है, यूट्यूब है, मोबाइल है, उसके बाद रेडियो है, टीवी है, देर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू गेटिंग द नॉलेज। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो हमें ज्ञान को प्रोवाइड कराते हैं। परंतु अगर हम आज से 2000 2500 साल पहले की बात करते हैं, जब अरस्तू का समय काल था, तो भैया उस समय ना तो आज की तरह किताबें होती थी कागज की बनी हुई, और ना ही इस तरह का कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म था। तो जो जनता होती थी, वो किसी प्रश्न का उत्तर चाहती थी कि क्या सही है क्या गलत है। शास्त्रार्थ यानी बोला जाए कि तो हमारे क्या समाज में होना चाहिए, क्या चीज़ सही है। एक जैसा जब हम किसी चीज़ से पूछते हैं, सर क्या ये बोलना सही है, समाज में कैसा रहना, तो हम लोग को सही गलत का ज्ञान कौन कराएगा, भान कौन कराएगा। तो वो कार्य जो लोग करते थे, उन्हें उस समय क्या बोलते थे, दार्शनिक, फिलोसफर, राइट। तभी देखो आजकल लोग कहते हैं ना फिलोसफी में झाड़ो, ज़्यादा दर्शन ज्ञान मत दो, तो ये सबको पता है। तो अरस्तु फिलोसफर थे, तो ये जगह जगह जाते थे। अब बेसिकली ये ग्रीस के रहने वाले थे, तो ये एथेंस में जाते होंगे, ये हो सकता है बेबीलोन में जाते हो, या इधर उधर अपना लोगों को घूम घूम के ज्ञान देते थे। तो जब ये दसों जगह गए, तो इनको अलग अलग एटमॉस्फेयर में गए, लोगों में विभिन्नताएं होंगी, है ना, जीवों में विभिन्नताएं होंगी, जीवन में विभिन्नताएं होंगी। भाई एक एग्जाम्पल सेट करें, तो जैसे हम लोग बात करें यूरोप में, तो यूरोप में अमेरिका में देखो दो कलर के लोग होते हैं, या तो व्हाइट या तो ब्लैक। इसी तरह से नाइन कॉन्टिनेंटल नेम भी पड़ा, व्हाइट कॉन्टिनेंटल। फिर कभी मान लीजिए वहां से कोई अफ्रीका आया, तो बिल्कुल सब करिया करिया, है ना। मैं फेमिनिन कर रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब इंडिया आए, तो देखा यहाँ तो मल्टी कलर, कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई गेहुआ है तो कोई कैसा है। बात समझे बेटा। और हर व्यक्ति का फेस साइज अलग अलग, मतलब चेहरे की बनावट भी अलग है। लेकिन आज जब वही व्यक्ति जाना जाए, तो कंफ्यूज होकर वापस आ जाए, क्योंकि या तो फोटो कॉपी चल रहा है ना, जैसे पार्ट ऑफ जो। तो अरस्तु भी ऐसे ही करते थे बेटा। तो जब ये दर्शन ज्ञान देते थे, तो उनको एक व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो इसी के आधार पर उन्होंने बोला कि जीव विज्ञान को अरस्तु ने स्थापित की बेटा। अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित किया। किसके रूप में, बायोलॉजी को। बायोलॉजी को विज्ञान की एक शाखा के रूप में, यानी साइंस की एक शाखा के रूप में अरस्तु ने स्थापित किया। ऐसा इन्होंने लोगों को समझाया। ठीक, कैसे समझाया, कि भैया जीव अलग अलग होते हैं, पानी में रहने वाले अलग होते हैं, रेत में रहने वाले अलग होते हैं, सुरंगों में रहने वाले अलग होते हैं, है ना। अपने यहाँ के लोगों में विभिन्नताएं, अब इंडिया में देखेंगे तो ईस्टर्न साइड में हमारे जो शरीर की बनावट होती है अलग होती है, और वेस्टर्न साइड में शरीर की बनावट अलग होती है। ओके, तो ये कैसे होता है बेटा, ये सारा जो बनावट है हमारे शरीर की, ये वातावरण के आधार पर निर्धारित होती है। वातावरण के अनुकूलन के हिसाब से हम अपने हमारा शरीर जो है, डीएनए जो है, उसी हिसाब से शरीर को परिवर्तित कर देता है ना। तो इसी प्रकार से उन्होंने अरस्तु ने बायोलॉजी को विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित किया। अगला क्या प्रश्न पॉइंट आता है बेटा, इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का यानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है। किसको क्या कहा जाता है, जूलॉजी का जनक। बेसिकली देखिए, हमारे जैसे इंडिया में भारत को इसलिए विश्वगुरु कहा जाता है कि हम लोग किसी भी विद्या पर अपना अधिकार है, अपना एकाधिकार नहीं दिखाते। हम जगह कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान मिला उसको बांट दो, राइट। तो हमारे यहाँ गुरु का पद होता है। परंतु प्राचीन ग्रीक में अगर किसी के पास कोई विशेष ज्ञान है, तो जनता या लोग अथवा वह स्वयं उस चीज को अपना अधिकार जताने के लिए उसको उसका फादर, या बोला जाए सम्मान दिखाने के लिए उसके प्रति उसका जनक बोलते थे, है ना। अगर इंडिया में ऐसा होता तो आर्यभट्ट तो गणित के जनक हो जाते, लेकिन आर्यभट्ट को एज अ टीचर, गुरु के रूप में स्थापना मिली। तो ये अपना अपना एक बोला जाए सामाजिक स्तर था। तो अरस्तु को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा एक विभाजन किया, इसलिए उनको बोला गया जीव विज्ञान का जनक। अब देखिए, अरस्तु यहीं के रुके, इन्होंने जीव विज्ञान को पुनः दो शाखाओं में बांटा। कितने शाखा में बांटा, दो शाखाओं में। एक शाखा बनी जंतु विज्ञान, और एक शाखा बनी वनस्पति विज्ञान। ठीक है, कौन सी विज्ञान शाखा बनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब देखो बेटा, हम सब लोग जू जाते होंगे, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर तो गए होंगे। अब हम लोग जाते हैं चिड़ियाघर में, क्या देखने जाते हैं, पेड़ पौधे। मुख्यतः देखा जाए तो मुख्यतः रूप से हम लोग क्या देखते हैं, वहां पर जंतुओं को देखने जाते हैं, एनिमल्स को देखने जाते हैं। इसलिए जू शब्द का अर्थ होता है बेटा एनिमल। जू शब्द का अर्थ क्या है, एनिमल।
और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लोगोस, राइट। तो लॉजी आप देखोगे अक्सर बायोलॉजी में, जूलॉजी, बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, है ना, डेंटोलॉजी, तो इसमें लॉजी वर्ड का यूज करते हैं। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का तात्पर्य होता है अध्ययन। तो अब इसको समझते हैं, क्या लिखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करें क्या कहलाती है, जंतु विज्ञान। कैसे लिखेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाए उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक भी कौन बने, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन बन जाते हैं, अरस्तु। क्यों, क्योंकि उन्होंने जंतु विज्ञान पर एक किताब लिखी। क्या लिखी, जंतु विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। अच्छा, अरस्तु का जो डेट ऑफ बर्थ क्या थी बेटा, ये अप्रॉक्स मतलब 384 बीसी से, और इनकी मृत्यु हुई थी 322 बीसी में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था और आपका क्लासिस में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, ये एक ग्रीस दार्शनिक थे। चलिए दूसरी बात करते हैं। तो भैया जैसे आप और हम, हमारे फॉलोअर्स जो होते हैं, ऐसे अरस्तु के ढेरों फॉलोअर्स थे। और देखिए कहते हैं ना कि गुरु तो शक्कर था और शिष्य, गुरु तो गुड़ था, शिष्य शक्कर हो गया। तो वही काम चला, है ना, वही टीचर तो टीचर होता, बच्चा उसका तब आगे उठना चलना चाहिए। तभी एक शिक्षक का, शिक्षक जो उसका जो शिक्षा होती है पूर्ण मानी जाती है। देखिए द्रोणाचार्य क्यों प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उनके शिष्य उनके उनसे बढ़कर थे, है ना। द्रोणाचार्य से बढ़कर उनके शिष्य, कितने वीर वीर शिष्य थे। ओके, उनका व्यक्तिगत परिचय ना, अगर उनका व्यक्तिगत परिचय भी देखें तो उससे नहीं पहचान जाते, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। ओके, देखिए जब गुरु की एक प्रतिमा के सामने एकलव्य, एकलव्य जो कि एक भील राज्य के राजकुमार थे, है ना, जो कि राजा भील थे, उनके उनके पुत्र थे और एक राज्य के राजकुमार भी थे, ऐसा तो बताया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में कुछ ना कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ के लोगों को प्रसन्नता होती, तो वो बात अलग थी। उसी प्रकार से उनके शिष्य दुर्योधन भी थे, है ना, 100 कौरव भी थे और पांडव भी थे। अब देखिए वो उनसे आगे बढ़कर थे, बात समझे। तो उसी प्रकार से अरस्तु के जो शिष्य थे अरस्तु से बढ़कर थे। इसमें एक था अलेक्जेंडर, जिसने लगभग आधी दुनिया जीत ली थी, उनका नाम था सिकंदर, हिंदी में सिकंदर कहते हैं। एक शिष्य थे उनके बेटा, क्या नाम था उनका, थियोक्रेटस या थियोक्रेट्स। ये शिष्य उनके एक प्रकार से फॉलोअर ही बोला जाए, या अरस्तु के इनका मेंटोर भी कह सकते हैं, कि थियोक्रेट्स के मेंटोर थे अरस्तु। अब देखिए जब अरस्तु एक बार नहीं दो बार पापा बन गए, अब पापा ही कहा जाए, फिर पिता बोले पापा बोले, तो अरस्तु का पापा ने किसके, जीव विज्ञान की कहानियां, जीव विज्ञान के जनक बोले गए। दूसरी बार अरस्तु फिर पापा बनते हैं, किसके पापा बनते हैं, जंतु विज्ञान में। ठीक, अब इनके शिष्यों का गुरु जी हमें भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब कोई फादर अदर कहलाएंगे, तो अरस्तु बोला क्यों नहीं कहलाओगे, हमने शाखा किस लिए बांटी, वही लोग के लिए तो बांटी। तो उन्होंने बोला बेटा हमने इसका अध्ययन कर लिया, अब तुम दूसरी शाखा का अध्ययन करो। तो थियोक्रेटस उतने ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए वनस्पति विज्ञान पर अध्ययन किया, और वनस्पति विज्ञान पर गहन अध्ययन करने के पश्चात इन्होंने भी एक पुस्तक की रचना की। क्या की, एक पुस्तक की रचना की। ठीक, जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। पुस्तक का नाम क्या था बेटा, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरियम। ठीक, और ये क्या कहलाया बेटा, फादर ऑफ, इनको कहा गया फादर ऑफ बॉटनी। क्या बोला गया, वनस्पति विज्ञान का जनक बोला गया। ये नवा पॉइंट हो गया ये। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग लोगों द्वारा
जीव विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग कार्य किए गए। तो बात समझाई बेटा। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा जंतु विज्ञान, तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक। जनक कहलाए। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा गया। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर होते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ये दिखाई देता है कि अलग अलग लोगों द्वारा इसमें प्रयोग किए गए। तो यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चों। इस चीज में अब जब विज्ञान का अगला हमारा जो टॉपिक आएगा, है ना, उसमें हम देखेंगे कि विज्ञान को हमने कितने शाखाओं में बांटा है, जो अक्सर कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका यूपीट्रिपल हो गया, या एसएससी का हो गया, या आपका जो भी अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन आते हैं वनडे या टू डे, उनमें ये अक्सर क्वेश्चन बनते हैं आपसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं बेटा। टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्थी।